हेलो स्टूडेंट्स, आकाश सुपरथर्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के एक छोटे से चैप्टर के साथ में एक स्टार्ट करने वाले हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम छोटे से और सिंपल से टॉपिक के साथ कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, तो हमारा हो सकता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा जग जाए और हम आगे भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने शरीर के यहाँ तक कि अपने शरीर के हाथ को इधर से उधर रखने के लिए भी किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें हमारे भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन हम अलग टाइप से करते हैं, जीव जंतु अलग टाइप से करते हैं, पेड़ पौधे अलग टाइप से करते हैं, और अलग अलग जीव जंतु अपना अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। तो भोजन के रूप में क्लास 10th में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है, पोषण, उसमें पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, तो हम उसको जवाब में क्या कहेंगे? हम उसको बोलेंगे कि वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करती हैं, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी कि ऐसी सारी की सारी चीज़ें जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम किसी न किसी प्रकार से अपना मूवमेंट कर सकते हैं, वो उसे हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन यानी कि जो भोजन है वो कितने प्रकार से लोग या जीव जंतु खाते हैं, तो उसके आधार पर अपन बात करें तो भोजन लेने के आधार पर जीव जंतु दो प्रकार के होते हैं। मेन टाइप से दो प्रकार के जीव जंतु होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक, नंबर 2 हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में स्वपोषी जीव कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक को परपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम लोग भूख लग रही है हमें और हम कहते हैं मम्मी से कि मम्मी खाना बना दो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पे कि हमारी किचन में कोई भी व्यक्ति खाना बनाता नहीं है, खाने को पकाता है। ये हम अच्छे तरीके से जानना चाहिए हमें। तो ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी जो दूसरे जीव हैं वो सारे के सारे दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हेटेरोट्रॉपिक बोला जाता है। ओके, एक अब हेटेरोट्रॉपिक में ही पैरासिटिक, होलोजोइक भी होते हैं। जो कि पैरासिटिक वो होते हैं जैसे कि हमारे सिर में जुएं पड़ जाते हैं, तो जुएं हमारे शरीर पर रहते हुए हमारा खून चूसते हैं और उसी खून से अपना पेट भरते हैं, उसी से वो जिंदा रहते हैं। तो पैरासिटिक वो उस प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो किसी दूसरे के शरीर पर रहते हैं, उसे ना मारते हुए, ध्यान रखा जाए, उसको वो मारते नहीं, उनको पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि परजीवी बोला जाता है। जैसे कि जुआ हमें मारेगा नहीं, सिर्फ हमारा खून पिएगा। आपने अमरविल देखा होगा, तो अमरविल का भी यही काम है कि वह दूसरे पेड़ों के ऊपर रहती है, उसकी खुद की कोई जड़ नहीं होती है, और इस तरह से वो अपना दूसरे के जो भी पेड़ होता है उसके भोजन से अपना पेट भरती है और जीवित रहती है। होलोजोइक जो होता है उसमें हम लोग आते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधों पर भी डिपेंड कर रहे हैं और हम जीव जंतुओं पर भी डिपेंड कर रहे हैं, तो उनको अपन होलोजोइक में हम लोग आते हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन बना तो रहे हैं, तो जिस प्रकार से मान लो हमें अगर एक चाय ही बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें किचन में चाय की ज़रूरत होगी, चाय पत्ती की, दूध की ज़रूरत होगी, अदरक की ज़रूरत होगी, गैस की ज़रूरत होगी, बर्तन की ज़रूरत होगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ पौधों को किन्हीं कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ बनाई जा रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है।
तो रॉ मटेरियल के रूप में पेड़ पौधे सबसे पहले सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, यानी कि सूरज का प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो सनलाइट है वो तो हम सभी जानते हैं कि ये सूरज से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हम अधिकतर जानते ही हैं कि ये हम लोग जीव जंतु जो होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। और रही बात पानी की, तो पानी जड़ों के द्वारा जो नमी होती है मिट्टी में उसके द्वारा पूरे पौधे तक ये पहुंचता है। दूसरा, क्लोरोफिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और आप सभी को जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और इनको अपन याद रखना है, नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 क्लोरोफिल। अब हमसे ये कोई पूछता है कि क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी डेफिनेशन क्या है। पौधे में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, यानी कि पौधे अपना जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, तो उस पूरी की पूरी रिएक्शन को, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। हम सभी ये तरीके से जानते हैं। अब इन चारों चीज़ों से मिलकर जो पौधे अपने लिए जो ऊर्जा बनाते हैं, तो वो ऊर्जा ADP किस रूप में रहती है? A, D और P, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा अपनी पेड़ पौधे ग्रहित करते हैं। अब कोई व्यक्ति हमसे ये पूछे कि पानी में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते होंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि पेड़ पौधे सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक वो जो जल में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं, दूसरा वो जो ज़मीन पे रहते हैं। तो जो ज़मीन पे जो पौधे रहते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, जबकि जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, वो जल में जो CO2 घुली रहती है उससे वो अपना CO2 लेते हैं। अगर हम से कोई बात करता है कि CO2 को, अभी तो हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से कि ये नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, अगर ये केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन में इसको अपन किस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे, तो हम इस पर बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इसकी ये है कि हम जानते हैं कि CO2 और H2O की उपस्थिति में ही हम समझते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में तो होती ही है और सूरज के प्रकाश में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन सब की प्रक्रिया के बाद जो तत्व बनता है, जो पौधे के लिए ऊर्जा के रूप में जो ग्लूकोज बनता है, वो बनता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है जिसका पौधे अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए, पूरे के पूरे पेड़ पौधे तक पहुंचाते हैं और जिससे वो जीवित रहते हैं। और बाद में जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं एक एनर्जी के रूप में, जो O2 को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को वो उनके लिए वो ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन जीवन दानी है। और ये बात हम भली भांति अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग समझते थे, अच्छे तरीके से जानते हैं कि सनलाइट को हम अच्छे से जानते हैं, वाटर को अच्छे से जानते हैं और CO2 को भी जानते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोरोफिल क्या है, क्योंकि क्लोरोफिल की बिना उपस्थिति के फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि ये क्लोरोफिल क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल को जानने से पहले हम ये देख लें कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसका कलर हरा होता है और जिसकी वजह से
पत्तियों का रंग भी, यानी कि पौधों की जो लीव्स होती है ना, उनका कलर भी हरा होता है। और ये प्रोटीन होता है। असलियत में क्लोरोफिल को अगर एक शब्द में ये कहा जाए कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त एक कंपाउंड है। ये हरे रंग का होता है। इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ये जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दो प्रकार का होता है। ये सभी हरे पौधों में ये पाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पौधों की जिन सेलों में, यानी कि जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ वहीं होती है जहाँ पे ये क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के काम के क्या हैं कि क्लोरोफिल पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैथोफिल। हम लोग जानते हैं कि कैरोटीन भी क्लोरोफिल का ही पार्ट है। जो कैरोटीन आप लोगों ने देखा होगा कि गाजर का रंग लाल होता है, और जो लाल रंग होता है गाजर का, वो उसका असली जो कारण है वो क्लोरोफिल ही है, सॉरी कैरोटीन की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हरे रंग का होता है, जो ऊर्जा ट्रांसफर करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण का सेंटर होता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे कि फोटोसिंथेसिस का सेंटर कहाँ है, तो हम लोग आराम से जवाब दे सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का सेंटर क्लोरोफिल ही है। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, तो सबसे ज़्यादा किस कलर को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है, तो हमारा आंसर होगा सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल लाल रंग के कलर को ऑब्जर्व करता है। सबसे ज़्यादा लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी। ओके, अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी 2 प्रकार का होता है। एक फोटोसिंथेसिस वो होता है जो दिन में होता है, एक फोटोसिंथेसिस वो होता है जो रात में होता है। यानी कि एक फोटोसिंथेसिस वो जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा डार्क केमिकल रिएक्शन जाना जाता है, वो जो कि सूरज के प्रकाश की उसको जरूरत ही नहीं होती है। और इस तरह से ये 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार किस तरीके से होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो पहले जानते हैं कि जब ये दिन में किस प्रकार से काम करता है फोटोसिंथेसिस, और ये रात में किस प्रकार से काम करता है। इन दोनों को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दिन में काम करने के लिए ये क्या करता है कि ये जो रिएक्शन होती है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन है वो पूरी तरह से पौधों की पत्तियों में होती है। जब ये पौधों की पत्तियों में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। तो जब दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो यह क्रिया पूरी की तरह ग्रेना में होती है। इसमें एनर्जी लाइट से मिलती है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि दिन है, सूरज की रोशनी है, तो लाइट से तो मिलती होगी। दूसरा, इस प्रक्रिया के अंत में एनर्जी के रूप में एटीपी निकलता है, जो रासायनिक जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं पेड़ पौधों में, उनमें ये मदद करता है। और वेस्ट मटेरियल के रूप में ये ऑक्सीजन को छोड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दिन में जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तब ये ऑक्सीजन को छोड़ती है, और ये जब रात में होती है, क्योंकि रात में इसको ऊर्जा सनलाइट से नहीं मिल पाती है, तो रात में ये पेड़ पत्तियों के जो क्लोरोफिल होता है उसके स्ट्रोमा में होती है। ये जो रिएक्शन होती है, जो डार्क केमिकल रिएक्शन होती है, वो पत्तियों के क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होकर स्टार्च पर शर्करा बनती है। यानी कि रात के टाइम पे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन के टाइम पे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यही वजह है कि हमसे बड़े बूढ़े लोग हमसे बोलते हैं कि हमें रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ एक वैज्ञानिक इसका आधार है, क्योंकि और हम लोग हमारे धर्म में पहले से ही हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हमेशा रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। अब मैं बात कर रहा था कि पत्तियों में एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा कुछ नहीं है, ये जो बना हुआ है स्टोमेटा पत्तियों के बीच का एक भाग है। ये इसमें एक छिद्र होते हैं। स्टोमेटा बहुत सारे छिद्र होते हैं इसमें, इस तरीके से ये छिद्र होते हैं, और ये छिद्र ऑक्सीजन को लेने, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेने, ऑक्सीजन को छोड़ने, यानी कि गैसों के एक्सचेंज के रूप के लिए काम करते हैं। ये इसी को अपन स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, और ये पूरी की पूरी तरह गैसियस एक्सचेंज के रूप में ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट तो सन से मिल रही थी, CO2 पत्तियों से मिल रही थी स्टोमेटा के द्वारा,
और क्लोरोफिल पत्तियों में ऑलरेडी है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि वाटर कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों में दो हार्मोन होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। ये जो जाइलम होता है, वो जाइलम का काम है कि जब जड़ों से पेड़ पौधों तक पानी का काम पहुंचा, इसका काम है कि जड़ों से, ये देखो आपको दिख रहा है, जड़ों से ये पेड़ पौधों तक, ये क्या काम, तने के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों तक पानी पहुंचा रहा, ताकि वो पानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ होगा और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और इसके बाद हमें ऑक्सीजन मिलेगी ताकि हम जीवित रह पाएंगे। और जो फ्लोएम होता है, तो जिस प्रकार से खून देख रहे हैं आप कि जिस प्रकार से खून हमारी पूरी बॉडी में उन एनर्जी को ले जाता है, उसी प्रकार से फ्लोएम पेड़ पौधों में जो एनर्जी बनती है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी फ्लोएम के द्वारा पूरे के पूरे पेड़ में जाती है। यही काम फ्लोएम का है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जाइलम, यानी जाइलम का क्या कार्य होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्लोएम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, कृपया विस्तार से बताइए। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि जाइलम एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों की जड़ों से पानी को तने की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से हो सके। दूसरा फ्लोएम, तो फ्लोएम का क्या काम है कि जब फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बनता है, एनर्जी के रूप में जो भोजन मिलता है पेड़ पौधे को, तो वो पूरा का पूरा हम जिस प्रकार से हमारा खून पहुंचाता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में फ्लोएम पूरे के पूरे पेड़ में ये पहुंचाने का काम करता है। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा और इसको तरीके से पढ़ लेना है अपन को। और उसके बाद में इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आपको नेक्स्ट डे आपको लिखकर मुझे दिखाने हैं, वो भी 2 बार, ध्यान रखा जाए ये 2 बार लिखकर दिखाने हैं। शुक्रिया।